शैक्षिक तकनीकी पर एक पूरी किताब है। तो ये लेके चले कि ये बहुत बड़ा व्यापक टॉपिक है, हर टॉपिक को आसान लेके मत चलिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम बात करेंगे, अब यहाँ से आ रहे हैं शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, आप यहाँ से थोड़ा सा इसकी भूमिका से देखते हैं, इंट्रोडक्शन से हम देखते हैं। यहाँ से देखिए कि शैक्षिक तकनीकी हमेशा से ही शिक्षा का एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील क्षेत्र रहा है। तो ये क्षेत्र, ये बताइए ना बेटा, ये कहता है कि शैक्षिक तकनीकी हमेशा से ही क्या है, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील क्षेत्र रहा है। ये ऐसा क्यों कह रहा है, बता सकती हैं? बताइए बेटा। सर हमेशा से कुछ ना कुछ प्रयोग होते रहे हैं इस क्षेत्र किस में, क्षेत्र में? शैक्षिक तकनीकी क्षेत्र में। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो तकनीक है, तकनीक ने हमने हमेशा क्या करा, शिक्षा को एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु लेके चला और उस क्षेत्र में हमेशा प्रगति होती हुई चली गई, वो गतिशील रही। ये क्षेत्र, अगर हम एजुकेशन की अगर क्षेत्र की बात करते तो ये हमेशा गतिशील रही है। एक और शिक्षा मानव के व्यवहारगत परिवर्तन के साथ साथ उसकी सोच और समझने को क्या करती है, विकसित करती है। जब हम शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है कि मानव मानव के अंतर्गत, जो शिक्षा के अंतर्गत अगर हम कहें, शिक्षा मानव में क्या करती है, व्यवहारगत क्या करती है, परिवर्तन करती है। जब कोई व्यक्ति, एक दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति क्या करता है, स्कूल जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो जो घर का इत्यादि काम कर रहा है, तो दोनों में से ज़्यादा समझदार कौन होगा? जो स्कूल जा रहा है, जिसको हर दिन दुनिया की खबर है। जो व्यक्ति घर में बैठ रहा है वो सिर्फ जितना उसका दायरा है, जिस दायरे में वो अपना कार्य कर रहा है, उसकी जो दिनचर्या, जिस पूरी दिन भर वो जो चीज़ें कर रहा है वो उसकी दिनचर्या है, तो वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। जो बच्चा स्कूल जा रहा है, जो शिक्षा जिस व्यक्ति ने ग्रहण करी है, वो क्या करता है, वो व्यवहारगत, उसकी क्या है, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है और उसकी सोच में भी परिवर्तन आता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति में भी कहीं ना कहीं विकास होता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें क्या होती है, किसके माध्यम से मिलती हैं, एजुकेशन के माध्यम से मिलती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो साथ ही अगर हम देखें, प्रौद्योगिकी का प्रयोग शिक्षा को क्या करता है, सरल और सुहागी और एवं रुचिपूर्ण बनाता है। देखिए, हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी की जब हम शिक्षा के अंतर्गत अगर हम इसको लेके चलते हैं, तो इसका बेसिकली जो फंडा रहता है कि कहता है कि भैया ये इसका प्रयोग हमेशा शिक्षा को सरल और सुविधाजनक और अच्छी तरीके से कहें और अधिक रुचिकर बना देता है। जो कोई, मान लीजिए अगर हमने हमने कल बात करी थी कि विद्यालय में बच्चे किस तरीके से अनुपस्थित रहता है, उपस्थित है, उसको हम कैसे बच्चे को विद्यालय में रोक सकते हैं। हम मान लीजिए आज की डेट में अगर हम देखें, जो प्ले ग्रुप की अगर बात करें, या फिर हम नर्सरी या फिर एलकेजी की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या करते हैं, बच्चों को टीवी के माध्यम से क्या होता है, चीज़ें पोएम सिखाई जाती हैं। तो एक तरफ से आप बच्चे को किताब में पोएम सिखाओ, ठीक है। आप बच्चे को कोई किताब आए तो किताब में आप बच्चे को कितने भी पोएम सिखा दो, बच्चे को कभी याद होगी ही नहीं, वो बहुत उसमें दिलचस्पी रखाएगा ही नहीं। अगर आप मोबाइल में वही पोएम अगर आप मोबाइल में लगा दो बच्चे के लिए, तो बच्चा उसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनेगा और उसको कोशिश करता है कि उसको दोहराने की कोशिश करता है। तो क्या हो रहा है, उसके लिए वो सुविधाजनक हो रहा है, कहीं ना कहीं आनंददायक भी हो रहा है, और उसको क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं रुचिकर बना रहा है, उसको उसकी तरफ दिया है, ध्यान केंद्रित करा है। हमने बहुत ढेर सारे ऐसे विद्यालय देखे हैं जहाँ पर क्या करते हैं कि अगर डांस के रूप में भी उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर बच्चों को नहीं आ रहे हैं तो ए फॉर एप्पल करके हम कहते हैं ना, ठीक है। तो जैसे एक पोयम है, जैसे नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, तो ऐसे तरीके से ये था। तो अगर हम ये चीज़ों को अगर बच्चे को बेसिकली पढ़ाओगे, तो वो उतने लंबे, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा इस चीज़ को सीखने के लिए। अब यही चीज़ अगर आप उसको टीवी के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी का अगर हम प्रयोग करेंगे, तो बच्चा बहुत जल्दी उसको क्या करता है, गेन करता है, वो समझता है। ये क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा हेतु शैक्षिक तकनीकी का महत्व और बढ़ जाता है। हमने क्या कहा, बाल केंद्रित, बाल जो बच्चा है, बच्चे को ध्यान में रखकर या उसको केंद्र बिंदु मानकर क्या किया जाता है, शैक्षिक तकनीकी का महत्व और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, आपने देखा होगा कि अगर बच्चे को कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं, आज के डेट में बच्चे इतने ज़्यादा होशियार हो चुके हैं, अगर बच्चे को कोई
क्वेश्चन देर का है। अगर आप लोग किसी के घर में माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर बच्चे के पास मोबाइल है तो ये सोच लीजिए उसने अपना पूरा होमवर्क शानदार तरीके से कर सकता है। अगर उसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो गूगल गूगल में सर्च करेगा, तो आज को उसको सर्च करने पे सीधे बोलो तो सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, बाल केंद्रित शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए क्या जो हमने कहा कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका महत्व आज की तिथि में बहुत अधिक क्या हो गया, बढ़ चुका है। क्योंकि शैक्षिक तकनीकों की अगर विभिन्न तकनीकों में जो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कहता है बालक स्वयं ज्ञान का क्या करता है, अर्जन करता है, सर्जन करता है, अपनी रुचि और समय सुविधा और क्षमता के अनुसार वो कर सकता है। तो ये करता है नहीं करता है, बताइए, बताओ। जी क्या सर। आप अभी आप जी जिस सर। चीज का भी आप प्रयोग कर रहे हो, क्या ये आपके लिए सुविधाजनक है या रुचिदायक है या नहीं है, जी सर। कैसे? सर है, सुविधाजनक भी है और रुचिकर भी है। ठीक है। अगर मान लीजिए 2 पल के लिए जो किताबें आप बाजार में ढूंढ रहे हो, अगर मान लीजिए जो आपके आयोग ने जितने भी टॉपिक आपको दे के रखे हैं, तो वो कहीं पर भी एक किताब में सारी टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। पहले सबसे पहला ये कि अगर एक टॉपिक जी नहीं। जो दिया है तो एक टॉपिक की कई किताबें होंगी, एक वन फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पर ही आपके सामने मैं इस वॉल्यूम को रख रहा हूँ जो ये है, यहाँ पर देखिए, ध्यानपूर्वक से देखिएगा। हमने कहा कि तकनीकी अगर हम टेक्नोलॉजी एजुकेशन की बात करते हैं तो इस पे ही बेस्ड है। देखिएगा इसके अंदर की क्या क्या चीज़ें दे के रखी हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, ये कहता है कि तकनीकी के हम क्या कहते हैं, तकनीकी की अर्थ को समझते हैं, तकनीकी के उद्देश्य को समझते हैं, तकनीक के आवश्यकता उपयोग, जो ये है, ये हमारा जो टॉपिक दिया है हमको यहाँ तक ये टॉपिक इसमें दिया है, 3-4 बिंदु दिए हैं। अब अगर हम इसको देखें तो तकनीक की क्षेत्र क्या हो सकता है, शैक्षिक तकनीकी के कार्य क्या हो सकते हैं, तकनीकी की जो सोपान क्या हो सकते हैं, ये दिया है। अब ये कहता है कि शैक्षिक क्षेत्र में तकनीक कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको वो उसके अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट हैं उसके बारे में बता रहा है कि हम इंटरनेट बोर्ड के ओवर प्रोजेक्टर, डिजिटल कैमरा के साथ, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के साथ, कंप्यूटर के साथ, रेडियो के साथ। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये दिया है। अब कहता है कि दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा की तकनीकी, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण विधियां क्या होती हैं, व्याख्यान क्या होती हैं। अब ये देख, सारे एक एक जो पॉइंट है ना, जो भी किसी ने, हम इसमें देखते हैं कि भैया प्रयोजन क्या होता है, आगमन विधि क्या, निगमन विधि होती है, समस्या क्या होता है, खेलकूद के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अगर हम तकनीकी रूप में कहते हैं तो बेसिकली अगर ये देखोगे, ये पूरी ही जो किताब दी हुई है वो शिक्षा के, तकनीकी शिक्षा के हर एक पहलुओं को ये आपको दर्शाता है। अगर ये किताब आपको मिलेगी भी नहीं, अगर आप इसे खोजोगे तो भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो किताब है वो आपके छत्तीसगढ़ राज्य की है, आपको उत्तराखंड में ये किताब देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप नेट में भी खोजोगे तो भी नहीं मिलेगी। तो ये हमने बड़ी मुश्किलों से ये पीडीएफ मंगाई हुई है। तो ये तमाम चीज़ें देखिएगा। अब ये कहता है क्योंकि शैक्षिक तकनीक की विभिन्न तकनीकों एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बालक स्वयं ज्ञान का सर्जन करता है और अपनी रुचि, समय, सुविधा और क्षमता के अनुसार ये कार्य कर सकता है। मान लीजिए 2 पल के लिए कोई बहुत गरीब फैमिली है, उनके उनको ज़्यादा वो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, और बच्चा स्कूल जाता है, पब्लिक स्कूल में जाता है, कहीं पर भी जाता है, तो उसको शाम को ट्यूशन लगाने के लिए भी पैसे नहीं है। हाँ, माँ बाप ने एक मोबाइल दिया है, बड़े जद्दोजहद से रिचार्ज कर देते हैं। क्या बच्चा अपनी जो दिनचर्या, जो उसके जो काम है, जो उसका होमवर्क है, वो सारी चीज़ें कर सकता है, वो अच्छे अध्यापकों से पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, बताइए। सर मोबाइल के थ्रू तो पढ़ सकता है। बिल्कुल। देखिए, हम अगर बात करते हैं, मोबाइल एक ऐसा गैजेट है, आज की डेट में आपको कोई कोचिंग सेंटर की जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे टीचर आपके यूट्यूब में पड़े हुए हैं, इतने बेहतर से बेहतर टीचर हैं। हम तो उनके सामने कुछ नहीं है, बेहतर से बेहतर टीचर आपके सामने पड़े हैं, जो चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से एआई के माध्यम से आपको सामने रखते हैं, जो आपको 2 पल के लिए सारी चीज़ें समझ में आ जाती। तो ये क्या है, अपनी क्षमता के अनुसार वो लोग करते हैं, समय की बचत भी होती है, और आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपका टॉपिक है वो रुचिकर भी बनता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने जो बात कर रहे हैं, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन की अगर हम कहें जो इंट्रोडक्शन है, उसकी भूमिका की हम बात करते हैं, तो ये देखिए, अब इस इकाई में हम क्या समझ रहे हैं, हम शैक्षिक तकनीक का अर्थ है और उसकी आवश्यकता, उसके क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, और शैक्षिक अधिगम की आवश्यकता के अनुसार काम में ली जाने वाली तकनीकों की पहचान करेंगे। या देखिए,
अब हम अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए कि शैक्षिक तकनीक का अर्थ है, यहाँ से अब हम मीनिंग ऑफ द एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो आज का युग क्या है हमारा, देखिए इसमें कितना शानदार तरीके से बता के रखा है। आज का युग की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या है, हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। अगर 21 सेंचुरी की अगर बात करें तो हम कहीं ना कहीं आधुनिक युग में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। ठीक है, हम एक वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और विज्ञान ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलुओं को प्रभावित किया है। अगर आप विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो विज्ञान ने जो ह्यूमन है उसके हर एक जो लाइफ के एक एक पॉइंट को क्या है अपने आगोश में समाहित किया है, या कहें फिर हर एक पहलू को उसने प्रभावित किया है। चाहे अगर आप, मैंने कहा ना कि अगर आप सुबह से उठते हो या शाम तक अगर सोते समय तक आप विज्ञान के आगोश में ही क्या करते हैं, अपनी पूरी दिनचर्या उसमें व्यतीत कर देते हो, जिसमें शिक्षा भी क्या है ये मुख्य क्षेत्र है इसका। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 पल के लिए आप सुबह उठते हो, अलार्म बजता है तो वो साइंस है। आप मान लीजिए आपका घर में जो नल है, टैंकी है, टैंकी से पानी है, नल में आ रहा है, आपके बकेट में आ रहा है, या फिर फवारा इसके माध्यम से, या डाप ये जो आपके बाथ टब में नहा रहे हो, वो सारी क्या है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुई है। विज्ञान इतना ज़्यादा विकसित हुआ तभी ये सारी चीज़ें बन पाई। अब इसमें कह रहे हैं कि उसी क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या करें, जो शिक्षा है वो भी एक केंद्र बिंदु है। तो उसको क्या है मुख्य बिंदु के रूप में शिक्षा प्रतिक्रिया में जो शिक्षण मशीनों की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, रेडियो की बात करें, टेलीविजन की बात करें, भाषा प्रयोगशाला की बात करें, आदि विभिन्न विधियां क्या है प्रविधियों एक व्यू रचना का उपयोग कर शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। देखिए ये कहता है कि शिक्षा के माध्यम से अगर हम जब शिक्षा ग्रहण करने की बात करते हैं, हम जब आधुनिक युग में जीने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे दिन किस पर डिपेंड हैं, हम आपके सारे मशीनों पे ही डिपेंड है ना। हम अगर मशीन अगर हम कहें तो मशीन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कोई भी गैजेट के रूप में, अगर जहाँ पर कोई भी अगर टेक्नोलॉजी जिसमें जुड़ी हुई है वो सारी क्या है मशीनें हैं। हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, अगर रेडियो के माध्यम से, अगर मान लीजिए कहीं पर रेडियो के माध्यम से प्रसारण चल रहा है, किसी टॉपिक पर चर्चा हो रही, जैसे दूर संचार या कहें आकाशवाणी से क्या होता है, जब रेडियो से पहले प्रसारण होता है, समाचार होते थे, कभी जीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे तो बच्चे उसमें क्या है ध्यान से उन चीज़ों को सीखते हैं। आज टेलीविज़न ऐसा माध्यम बन चुका है जिसमें हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है या फिर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में है या फिर अन्य कोई भी जो कला, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो या फिर कौशल के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र का हम क्या कर सकते हैं उसमें उसका अध्ययन कर सकते हैं टेलीविज़न के माध्यम से। और भाषा प्रयोगशाला, आज ऐसा तकनीक इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है, हम किसी भी भाषा प्रयोगशाला का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने ही मोबाइल पे देखिएगा, आपके अगर सेटिंग में जाओगे जहाँ पर आप जो शब्द वर्ड टाइप करते हो तो उसमें हज़ारों टाइप की क्या है भाषाएं दी हुई है, चाहे वो तमिल हो या कन्नड़ हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो या फिर गुजराती हो या उर्दू हो, सारी चीज़ें दी गई है। ये कहीं ना कहीं भाषा का प्रयोगशाला क्या है, ये एक कहीं ना कहीं एक चक्रव्यूह ये रच दिया गया। हम उस चक्रव्यूह के बीच में हम क्या है एक केंद्र बिंदु हैं। हम सारी चीज़ें क्या है आज हम उस केंद्र बिंदु का हम क्या कर रहे हैं, उस केंद्र बिंदु में है और हम हर चीज़ का क्या कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं। अगर इसमें से हमारी कोई एक चीज़ भी छूट जाती है तो हम बिन पानी मछली तड़पना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर 2 पल के लिए सोच लीजिए, 2 दिन आपके घर में या लाइट कट हो जाती है तो क्या आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकती हो जितना जिस तरीके से अभी कर रही हो, तो उस टाइम पे तो आप बेचैन हो जाओगे। अब क्या जो करूँ क्या जो करूँ क्या जो करूँ, काम करोगे तो उसमें मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो चिड़चिड़ापन क्यों आ जाएगा, हम आज इतने ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं तकनीक पर कि उसके बिना हमारा समय पास नहीं होता है। अगर आप देखिए, आप 4-4 1-1 घंटे 2-2 घंटे आपका समय कब कटता है पता ही नहीं चलता है। तो ये क्या है तकनीक के माध्यम से, अगर आप कंप्यूटर में बैठे हो, लैपटॉप में बैठे हो या फिर डिजिटल बोर्ड से के माध्यम से पढ़ा रही है, कोई स्टोरी बुक सुन रहे हो, अगर मैं कहता हूँ कुकू एफएम है, कुकू एफएम में अगर आप देखोगे तो बहुत ढेर सारे ऐसी किताबें हैं, जैसे प्रेमचंद की नमक का दरोगा हो गया, ऐसे बहुत ढेर सारी कविताएं हैं। कोई बहुत से लोग उनकी कविताओं को सुनता है, तो ये क्या होता है समय पास करने के तरीके होते हैं। कोई लोग क्या उसमें आपने मूवी देखते हैं, तो ये क्या है कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं। उसमें ही एक जो व्यक्ति विशेष होता है वो केंद्र बिंदु के रूप में जो हम कहते हैं, वो शिक्षक अपने कार्य को सरल और प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक और वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करता है। इन्हीं को ही हम तकनीक कहते हैं, हम शैक्षिक तकनीक इसी को ही कहते हैं। जब शिक्षक किसी गैजेट का प्रयोग करता है, किसी जो टेक्नोलॉजी का जब प्रयोग करता है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो मोबाइल के माध्यम से पढ़ा रहा है या फिर वो आपके प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहा है या फिर हम कहें जो
आपके टीवी के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, डेस्कटॉप के माध्यम से कोई भी ऐसा चीज़ का प्रयोग कर रहा है जिसमें तकनीकी चीज़ों का प्रयोग किया गया है, तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? वो सारी तकनीक के अंतर्गत आते हैं। उसी को हम तकनीकी शैक्षणिक कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये कहता है कि आधुनिक काल में शिक्षा या शिक्षण एवं अधिगम की जो प्राचीन अवधारणाएं बदल चुकी हैं। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताओ तो मेरे को, बताइए। आज के परिदृश्य की हम बात करें तो बिकॉज सर यस, टेल मी नाउ। सर क्योंकि जो बच्चे हैं वो मतलब अभी जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो मतलब बोरिंग होते हैं और ज्यादा मतलब जैसे आपने बोला ना कि 2D मतलब 2 डायमेंशनल ही रहते हैं। तो बच्चा अब आगे से आगे नई चीजों में ही इंटरेस्ट लेता है। और जो आजकल की मतलब वोकेशनल मतलब जो आजकल का एजुकेशन है उसका एम अब यही है कि बच्चों को रोजगार दे सके, स्किल डेवलपमेंट कर सके बच्चों में। तो उसके लिए भी मतलब चेंजेस हो गए हैं। अब हमने बच्चों का मतलब जैसे हमारे टाइम पे पढ़ते थे वो हमारे नौकरी में यूज नहीं हो पाते थे, लेकिन अब बच्चों को हम शुरू से ही कर रहे हैं कि आगे जाके उनको एक अच्छा रोजगार मिल जाए। तो अब टीचर्स के लिए भी एक ये चैलेंज है कि हमने बच्चों को नई शिक्षा विधियों से ही पढ़ाना है ताकि वो आगे जाके कुछ कर सके। मुझे ये बता सकती हैं कि अगर जो ये कह रहा है कि प्राचीन अवधारणा बदल चुकी है, क्या ऐसी चीजें बदली है? आपने तो अभी बता दिया। हम अगर हम प्राचीन मध्यकाल को देखें और वर्तमान काल को देखें तो क्या हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं शिक्षा के? सर पहले गुरुकुल हुआ करते थे, शिक्षा के स्कूल स्कूल जाने के लिए बच्चे गुरुकुल में जाते थे, प्रातः काल उठते थे, नियम होते थे। अब अलग है, अब शिक्षा प्रणाली बदल गई है, काफी चेंजेस आ गए हैं इसमें। अब देखिए, हम बेसिकली अगर हम देखें थोड़ा सा प्राचीन अवधारणा की करें, अगर हम आज से 10 साल पहले की, अगर 5 साल पहले की बात करते हैं, तो पहले क्या होता था? किताबों का एक बहुत बड़ा बस्ता हमारा कंधों में होता था। आज क्या है, वो भार भी कहीं ना कहीं कम हो चुका है। ठीक है, आज आने वाले 10 साल या 5 साल बाद अगर आप देखोगे तो बच्चे के बैग में सिर्फ एक लैपटॉप होगा या उसके पास एक टैबलेट होगा। ये सारी चीज़ें उस बच्चे से हर दूर दूर तक चले चले जाएंगी। उसके पास ना बैग रहेगा, सिर्फ एक टैबलेट रहेगा या लैपटॉप रहेगा, तो उसी पे ही वो सारी चीज़ें अध्ययनकारी करेगा। जैसे हम कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति में जो, अगर हम कहें विदेशों में जो देखने को मिलता है, तो वही चीज़ अब हमारे भारत में भी आएगी। जब हम कहते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं, NCF की अगर हम बात करते हैं, अगर आपने ये पढ़ा होगा, ये वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर मैंने वीडियोज भी बना के रखी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के 2005 की अगर हम बात करें, तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो बालक जो होती है उसको शिक्षा या शिक्षण एवं अधिगम के केंद्र में स्थापित कर दिया है। देखिए 2005 का जो ये है NCF 2005 को अगर हम देखें, तो इसमें जो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट था, बालक को केंद्र बिंदु मानकर इसमें अधिगम कार्य किए जाते थे। देखिए याद रखिएगा कि NCF का मेन उद्देश्य क्या था, बालक को केंद्र बिंदु रखकर इसमें क्या था, शिक्षण अधिगम के कार्यों को संपादित किया जाता था। आवश्यकता है कि शिक्षण प्रतिक्रिया को सरल और सरलतम रूप में नियोजित, मतलब उसको प्रोजेक्ट किस तरीके से करना है जिसमें बालक क्या करता है, स्वयं भी अपने ज्ञान का सर्जन कर सकता है और अधिगम कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए टीचर, अगर मान लो आपके क्लास में वाईफाई लगा है, आपके क्लास में आपका डिजिटल बोर्ड है, आपके पास टैबलेट है, अगर टीचर नहीं भी आया है, अगर टीचर मान लो absent भी है, तो बच्चा अपने स्वयं से ही उस चैप्टर को पढ़ सकता है और स्वयं ही वो चीज़ों को संपादित कर सकता है। वो अगला चैप्टर को भी तैयार कर सकता है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत ढेर सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। चाहे ChatGPT की हम बात करते हैं, फिर AI के बारे में बात करते हैं, या यूट्यूब ऐसा ऐसा माध्यम है जहाँ पर बेहतर से बेहतर शिक्षक उसी सब्जेक्ट को, उसी टॉपिक को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। तो ये इसे वर्तमान समय में क्या कहते हैं, अगर रचनात्मकवाद कहा जा सकता है। इसे अगर हम वर्तमान समय में जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, हम इससे कह रहे हैं कि रचनात्मकवाद, क्योंकि रचनाओं के माध्यम से जिस तरीके से हमने चीज़ों को प्रस्तुत किया, जिस तरीके से हम कर पा रहे हैं, तो ये रचनावाद ही इसे कहा जाता है। ज्ञान को आदान प्रदान की प्रक्रिया
क्या हुए, साथ साथ हुए विकास के फलस्वरूप अधिगम साधनों में हुए परिवर्तन भी निम्नलिखित है। देखिए, हम जब कहते हैं कि हम ज्ञान का आदान प्रदान, हम एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान किया गया, तो समय की मांग के अनुसार अगर हम देखें तो ये धीरे धीरे इसमें भी, इस फॉर्म में भी कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है। ये फॉर्म भी कहीं ना कहीं अलग फॉर्मेट में ये जा रहा है। ये डिफॉर्म हो रहा है, तो अगर कहें तो अलग फॉर्मेट पे ये जा रहा है। तो कह रहे हैं उसके साथ इसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास के फलस्वरूप क्या हो रहा है, शिक्षण अधिगम भी क्या कर रहा है, अलग अलग नए संसाधन का क्या कर रहा है, चयन कर रहा है। जब हम नए नए संसाधनों का चयन करें तो हमें उसमें अलग अलग फॉर्मेट देखने को मिलते हैं। जो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, हमने जैसे कि अभी आपसे कहा प्रोजेक्ट के माध्यम से होता है, ई लर्निंग के माध्यम से हो सकता है, बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे ऐप हैं, ऐपों के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पर अगला देखिएगा, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया है और शिक्षण अधिगम साधन है। देखिए, एक साधन के रूप में हम बात करते हैं, एक अधिगम प्रतिक्रिया की, हम शिक्षण कार्य को किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। शिक्षण अधिगम का, हम किसी चीज़ को, शिक्षण कार्य को हम संपादित कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अब शिक्षण अधिगम साधन की बात करते हैं, हम किस रूप में कर रहे हैं उसको, हम कर तो रहे हैं, हम उसको पढ़ा तो रहे हैं, किस रूप में पढ़ा रहे हैं, किस माध्यम में पढ़ा रहे हैं, किस माध्यमों का हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी तो महत्वपूर्ण हो जाता है, होता है नहीं होता है। अब देखिए, पहला है कि शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया। अब क्या होता है, गुरु द्वारा जो शिक्षार्थी है, शिष्य को ज्ञान प्रदान करना, जिसमें एक व्यक्ति तक ही ज्ञान पहुंचता है। क्या कर रहा है इसमें, गुरु द्वारा क्या किया जा रहा है, गुरु द्वारा किसी एक शिक्षार्थी को, या जो शिष्य है उसको ज्ञान प्रदान कर रहा है, किसी एक को बात कर रहा है। ठीक है, जो गुरु द्वारा शिष्य को ज्ञान प्रदान करना, जिसमें एक व्यक्ति तक ही वो ज्ञान पहुंच रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति तक ज्ञान पहुंच रहा है, याद रखिएगा। तो फिर ये क्या है, जो ज्ञान पहुंच रहा है, अगर हम इसको देखें तो ये मौखिक रूप में है। जो हम कह रहे हैं कि ये जो है, जो जिस चीज़ का साधन है, वो मौखिक रूप में हो रहा है। अब इसको आप देखोगे, ज्ञान को लिखकर संचित किया जाने लगा तथा ज्ञान का प्रसार किया जाने लगा, अर्थात ज्ञान को लिखकर ले के रूप में दिया जाने लगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, मान लीजिए गुरुकुल की अगर हमने अभी आपने चर्चा करी थी, मान ली मेरे पास ना किताबें हैं, ना किसी फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ना मेरे पास ऐसी चीज़ें कोई है कि विधा नहीं है कि जिसमें हम कोई ऐसे, जैसे पहले भोजपत्र होते थे, या फिर ये पत्तियां होती थी, या फिर ताड़पत्र हुआ करते थे, या फिर ताम्रपत्र हुआ करते थे, या फिर कहें हम जो रेशम के जो कपड़ा होता है, या हम उस पर लिखते थे। तो अभी तो ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, गुरु है, जो गुरु के पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को व्यक्ति विशेष द्वारा दिया जा रहा है, वो बच्चों तक। अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों तक ही तो ज्ञान पहुंचा, तो 10 व्यक्तियों से अधिक बच्चों तक वो ज्ञान पहुंचा तो नहीं पहुंचा ना। अगर आज मान लीजिए मैंने एक किताब पब्लिश करी है, तो वो ज्ञान अब मेरे तक सीमित था, आज वो ज्ञान कहाँ है, अगर 1000 प्रतियां भी अगर निकल गई हैं, तो 1000 बच्चों तक वो ज्ञान पहुंचा, पहुंचा नहीं पहुंचा, बताइए। हमने जी उसका सर। क्या करा, यहाँ पर क्या करा, उसके ज्ञान को लिखकर मैंने क्या करा, जी सर, मैंने उस पहुंचा। ज्ञान को लिखा। यहाँ पर देखिए, ज्ञान को लिखकर संचित किया, उसको संग्रह किया, और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाने लगा, अर्थात ज्ञान को लिखकर लेख के रूप में दिया जाने लगा। अब किस तरह से, उस टाइम पे किस तरीके से दिया जाता, यह तो जो कमल होते थे, कमल की पत्तियां होती, जो पहले जब पत्तियां होती थी, या शिलाखंड होते थे, जैसे हमने कहा कि प्रागैतिहासिक काल के अगर हम देखें तो उसमें शिलाखंड हुआ करते थे। शिलाखंडों में हमें लेख प्राप्त होते, तो कलम या फिर पत्तियों के कलम के माध्यम से लिखते थे, पत्तियों में लिखा जाता था, भोजपत्र पर लिखा जाता था, या फिर ताड़पत्र हुआ करते थे, मैंने ताम्रपत्र की बात करें, या फिर कपड़ा होता था, रेशम का कपड़ा होता था, इसके माध्यम से लिखा जाता, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक इसको पहुंचाया जाता। अब यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब दूसरा आता है, ये कहता है कि छापने के आविष्कार तथा शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास हुआ, जिसमें से एक क्या है, अधिक संख्या में व्यक्ति को ज्ञान देना संभव हो पाया। अब मैंने मान लो अभी हम 2-4 लोग जुड़े हैं, अगर यही लिंक जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया, अगर वही लिंक आप 10 ग्रुपों में शेयर कर दोगे, वो 10 ग्रुपों में से वो अगले 10 ग्रुपों में शेयर कर देंगे, तो हम 2 बच्चों से हमने कितने बच्चों तक शेयर कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें बेसिकली उसका एक क्या होगा, बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। तो बहुत बच्चे क्या होंगे यहाँ पर, उसका हम लाभ ले सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, बताइए।
जी इसमें क्या सर। कहता है कि इससे क्या जी कहता है, जी। जिससे एक से अधिक अधिक संख्या में व्यक्तियों को ज्ञान देना संभव हो पाता है। क्या अभी अगर हम अभी 50 लोगों को या 200 लोगों को 500 लोगों को अगर हम जोड़ना चाहें तो वो ज्ञान लेना चाहें तो जुड़ सकते हैं, हाँ या ना? सर अभी तो 100 ही जुड़ेंगे गूगल मीट पे। नहीं, अब उसकी संख्या बढ़ गई है, ठीक है। अब बढ़ गई है? अच्छा, फिर ज्यादा तो जुड़ बेसिकली जाएंगे। हमारा कहने का मतलब है कि समझाने का मतलब है कि हम अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं प्रत्यक्ष तौर पे अगर मान लीजिए इंदु जी आप मेरे पास जी आ रही सर। हैं कि पढ़ने के लिए, तो वहां पर क्या है, एक शिक्षक और शिष्य तक ही वो ज्ञान सीमित है नहीं है। आप मेरे मेरे पास जी आ रही सर। हैं, जी सर। हम दोनों के बीच ही वो चीज़ें हो रही हैं, तीसरा तो उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। अब तीसरे को अगर लाभ उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ें आप नोट लिख रही हो, नोट के माध्यम से जी अगर आपकी फ्रेंड कहती कि इंदु जी आप दिखाइए आपने क्या लिखा है, तो आप उसको शेयर करोगे तो वो भी सीख जाएंगी। तो ये क्या है, हमने यहाँ पर आपने कॉपी में लिखा है, हमने यहाँ पर ताड़पत्रों पर लिखा है या भोजपत्रों पर लिखा, तो फिर क्या जब लिखने की जब बात आई तो फिर छापने की बात आती है कि भैया इसको किस तरीके से छापेंगे। अब मैंने मान लीजिए 2 पल के लिए मैंने किताब लिखी, मैंने लैपटॉप में किताब लिखा, अब मेरे सामने क्या, मैंने पूरी किताब तो लिख तो दी, अब मेरे सामने समस्या किस चीज़ की पैदा हो गई बताइए, बताओ। सर, उसको प्रसारित देने की प्रसारित तो लिया आपने, लेकिन प्रसारित अब तो उसको प्रकाशित भी तो करना है ताकि लोगों तक प्रसारित तो पहुंचे। बाद में होगी ना, जब वो छपेगी तभी तो प्रसारित होगी, हाँ। सीधे तो ऐसे प्रसारित होगी नहीं। छापने की तो उसको क्या, हाँ। हम छापने की उसको प्रिंटिंग प्रेस में देंगे, मुद्रण, हाँ, पहले उसको छपाना बिल्कुल, पड़ेगा जी। हमें उसको कारखाने में देना पड़ेगा, हाँ, प्रिंटिंग प्रेस में बिल्कुल, भेजना पड़ेगा फिर। प्रिंटिंग प्रेस में भेजना पड़ेगा। हमने कहा कि हमें 1000 प्रतियां चाहिए, तो हमारे 1000 व्यक्तियों तक वो पहुंच जाएगी। अब हजार वो जब हमने कहा देखिए ये पुस्तकों के रूप में बनेगी, पुस्तक के रूप में बनेगी, और स्याही और बोर्ड या कागज आदि का उसमें हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। हम कोई पुस्तक छपती है तो उसमें हम स्याही का प्रयोग करते हैं ना, बोर्ड का प्रयोग होता है, उसका गत्ता बनता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों का होता है। तो पहले उसमें जो पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो चौक का भी प्रयोग होता है, बोर्ड का भी प्रयोग होता था। क्या हमने मान लो हमने कला कक्षा कक्ष में बोर्ड है, हमारे पास पुस्तक है, स्याही है, ये तमाम हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये यहाँ तक तो ये समझ में हो गया, ये जो चार्ट जो बन रहा है ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ तक तो सब कुछ हुआ, संभव जी संभव सर। हुआ। अब यहाँ पर जी सर। देखिए ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का शिक्षा का उपयोग हुआ तो मौखिक और लिखित रूप से प्रिंटिंग रूप में, अर्थात अधिक अत्यधिक संख्या में ज्ञान का प्रसार होता है। अब मान लीजिए 2 पल के लिए मैं, जो आप कह रहे कि बुक की बात करें, मैंने कहा बुक जो बच्चों के पास पैसा है या कहें जो बच्चे उसको खरीद सकते हैं, मान लीजिए सीमांत जनपद में रहने वाला बच्चा है, जो शहरों में वो किताबें अवेलेबल हो जाएंगी, मगर दूरस्थ क्षेत्रों में जो किताबें हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, वहाँ तक तो वो प्राप्त नहीं होगी ना, नहीं होगी। अगर मान लीजिए इसी को ही हमने पीडीएफ फॉर्म में, जी अगर जी। यही बुक को मैं पीडीएफ फॉर्म में लाकर सभी ग्रुपों में शेयर कर दूं, आपको शेयर कर दिया आपने, एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, ये क्या होगा, एक बहुत लंबे क्षेत्र तक ये फैल सकता है। जो जो बच्चे पढ़ने जो इसका लाभान्वित होने सकता है उन बच्चों तक पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या, अधिकांश अधिकतम अगर बात करो तो ये अधिक संख्या में क्या ज्ञान का प्रसार प्रसार हुआ ना। अब ज्ञान का प्रसार प्रसार के बारे में बात करते हैं। अब जी मैं कह सर। रहा हूँ, अब मैं बहुत अच्छा स्पीच देता हूँ, मान लीजिए, अब ये देखो, ये थोड़ा छोड़िए, मेरी बात छोड़ो, हम क्या बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात हो रही है। अब मेरी मन की बात हो रही है, अब मन की बात हो रही है, रेडियो पे हो रही है, अब मन की बात पूरे भारत को सुनाई जा रही है। तो जिसने भी रेडियो खोला, मन की बात, तो क्या हुआ, वो प्रधानमंत्री जी के जो मन में जो चल रही हैं तो वो तो हमने सुन ली है। अब मेरे मन में जो क्वेश्चन दौड़ रहे हैं वो कौन सुनेगा, तो उसका भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो बेसिकली हमने ज्ञान को प्रसारित करने की बात करें तो रेडियो के माध्यम से हो सकता है, टीवी के माध्यम से होता रहता है, कंप्यूटर शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से, सीडी के माध्यम से होता है, पेन ड्राइव के माध्यम से होता है, ईमेल का माध्यम से होता है, या अलग अलग जितने भी सीडी हार्ड डिस्क जो भी हैं तो इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फंडा है, जो फंडा ये जो आपको यहाँ पर देखा होगा, हमने शिक्षण अधिगम और उसके साधनों के बारे में बात करी, ये वाला जो टॉपिक है ये तो समझ गए होंगे आप, आई थिंक। जी अब सर। देखिए यहाँ तक तो मुझे लगता है कि अगर एक बार इसको हम पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा इसको दोहराने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये कहता है कि इसी तरीके से
इसी तरह से जी प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक की अगर हम बात करते हैं, ज्ञान को संचित करने और प्रचार प्रसार करने और उसका विकास के तरीकों में क्या परिवर्तन हुआ नहीं? ठीक है। पहले किस तरीके से ज्ञान होता था, आज का ज्ञान का फॉर्मेट क्या है, पहले हम जी पढ़ते कैसे जी थे, सर। आज पढ़ कैसे रहे हैं। तो आने वाले समय में शायद मुझे लगता है कि हम और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। जिस प्रकार से एआई जी आ रहा है, अगर एआई आ गया तो हमारे सामने एक सिर्फ एक ना हमारे सामने एक सिर्फ क्या हो गया, एक अदृश्य वॉल टाइप की आ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, जैसे हमने घड़ी ओपन करते तो सामने एक कुछ डायग्राम आ जाता है, एक होलोग्राम आ जाता है। तो आने वाले समय में ऐसा हमारे सामने होलोग्राम होगा जिसमें हम सारी चीज़ें देख सकते जी हैं, तो जी फिर हमने ऑफ कर देंगे। तो आने वाला समय क्या होगा, तकनीकी युग होगा, वैज्ञानिक युग पर हम ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं। आज हम चांद तारों को हम सर वो आ गया है, वो आ गया है, क्योंकि मोदी जी ने जब गुजरात में दिया थे अपनी स्पीचेस, तो उसी में थे वो। एक एक होलोग्राम पता नहीं कहाँ कहाँ खड़ा रहता था, मोदी जी कहीं और थे। अच्छे वो टेक्नोलॉजी आ चलिए चुकी है भारत अब। में आ चुकी है, चलो उसका वेलकम है। जी अच्छी बात है, आपने मुझे बताया, जी क्योंकि ये चीज़ें तो पहले विदेशों तक सीमित थी। तो अच्छी अच्छी बात है जी। कि हमारे भारत में भी आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो आप एक जगह पे हो, आपका हो। अभी पैसे वालों के पास ही है ऐसी टेक्नोलॉजी ना। चलिए, हाँ ये सही कहा। हम पहले फ़ोन, जब फ़ोन आता था, पहले फ़ोन सभी के पास नहीं हुआ करता। जो बड़े बड़े लोग होते थे उनके पास, फिर धीरे धीरे वो सारे आम जनमानस तक पहुंच चुका था। तो यही आने वाले समय में भी होगा। तो मुझे एक क्वेश्चन ये बताइए ना बेटा, हम जैसे एआई के माध्यम से बात करें, तो हम जितने हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, क्या वो आने वाले समय में क्या मनुष्य प्रजाति को खत्म कर सकती है? सर मनुष्य मनुष्य प्रजाति तो नहीं खत्म होगी, लेकिन जो ह्यूमैनिटी है, जो हमारे इमोशंस है, वो काफी बदल आने जाएंगे। वाले समय में जिस प्रकार से हम जो एआई किया है, जितने हम एडवांस तौर पर अगर हम देखें, जिस तरीके से रोबोट बन रहे हैं, हम ज़्यादा मशीनी युगों की अगर हम बात करें, तो आने वाले समय में इस इंसान का अस्तित्व कब खत्म हो जाएगा पता नहीं जी, चलेगा। हम जिस प्रकार से आज रोबोट, खतरे हम में है। बहुत ज़्यादा हम अपने जी हम क्या करें, हम अपने काल को खुद ही रच रहे हैं। तो आपने देखा होगा गुजरात में वो आपके जो कोई जी दो तीन होटल हैं जहाँ पर ये वो मॉडल क्या है आपके, जो आईआईटी खड़गपुर वासला है, कुछ ऐसे ने क्या करा था, वो कुछ ऐसे वो बनाए थे, रोबोट बनाए थे जो वेलकम करती हैं आपको, वो सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप जापान में देखोगे तो सारी चीज़ें आपको क्या होता है, वो रोबोट ही करते हैं आपको खाना। हाँ, हाँ, रोबोटिक्स खा ही है वो वहाँ पे, ज्यादा जो खाना भी रोबोटिक्स है। सर्व करते हैं वहाँ, वो सारी चीज़ें करते हैं। वो रोबोट ही आपको खाना सर्व करते हैं, सारी चीज़ें वही करते हैं। तो आने वाले समय में हम अपने काल को रच रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इस पृथ्वी से मनुष्य को अपने किसी अन्य ग्रहों के शरण में जाना होगा। तो मनुष्य और मशीन के बीच बहुत ज़्यादा युद्ध होगा। एक समय ऐसा आएगा जब भी हम कोई भी, मान लीजिए हम कोई मूवी जब बनती है ना, तो उसके पीछे भी रीज़न होता है। वो जो हमारे जो पूर्व आभास हमें कुछ हो जाता है, तो वही हाँ, चीज़ें आने वाले समय में होगा। तो हम आज कह रहे हैं कि शिक्षा इतनी होगी, तो हम कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा फिर हम अपनी पुरानी पद्धति को ही अपनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इतना समझ में आ गया होगा। तो ये कहता है कि जिस तरीके से ये परिवर्तन हुआ है, इन परिवर्तन के साथ साथ जी शिक्षा सर। के अधिगम में भी, उनके सिद्धांतों में भी, उपयोगों में भी उनके परिवर्तन आते आ रहे हैं। और शिक्षण में अगर हम कहें, अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए, रुचितक बनाने के लिए, व्यवहारिक बनाने के लिए, संज्ञानात्मकवाद बनाने के लिए, रचनात्मक वो बनाने के लिए, ये उपागम होने अलग अलग उसके क्या है, उपागम अलग अलग उसके समूह के रूप में हमने इसको बांट दिया है। उनका प्रयोग उनमें हम लाते हैं। और वर्तमान समय में अगर हम देखें, अधिकांश अधिकतम अगर देखें, तो स्थान रचनात्मकवादी उपागमों को दिया गया है। हम ज़्यादा भी जो चीज़ें हम निर्भर हो रहे हैं, आज हम सर्वाधिक रूप में कि टेक्नोलॉजी को ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जिससे क्या है, बालक की संरचनात्मक और सृजनात्मक ज्ञान में तो वृद्धि हो ही रही है, और उसके ज्ञान का आदान प्रदान और निर्माण, और साथ ही उसके समय के साथ साथ तकनीकों की और विकास के फलस्वरूप में भी परिवर्तन आ रहा है। हमारे हम देखें तो आज हम विकास की दौड़ में भी कहीं ना कहीं दौड़ रहे हैं। अगर हम आज के हमने पहले पुरातन समय में अगर हम कहें, कुछ मध्यकाल में अगर हम देखते हैं, तो अगर हम आकाश की तरफ देखते हैं, तो हमारे सामने वो तारे, वो चंद्रदेव देखने को मिलते थे, वो सूर्य देव देखने को मिलते हैं। हमने आज उस देव में भी हमने क्या है, उनमें भी हम पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली हमने आज, इंसान ने जब आकाश की तरफ देखता था तो कोई भी चीज़ ऊपर को फेंकता था तो नीचे आ जाता था, उसका भी पता लगा दिया। आज हमने सारी हदों को पार करके हम क्या करते हैं, हम अंतरिक्ष की गहराइयों में आज हम सर्वाधिक रूप में जो डिस्कवर कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष को कहीं ना कहीं खगाने की कोशिश करें। ये कब
सरल बन पाए हम तकनीक के माध्यम से। हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का जब हमने प्रयोग करा तो हम अधिक रुचिकर बने, हम अधिक चीज़ों को जिज्ञासा हमारी पैदा हो जाती है, हम किसी चीज़ को अधिक तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर वो जिज्ञासा पैदा किसने करी? वो टेक्नोलॉजी ने हमें जिज्ञासा बढ़ी। इसके बाद क्या होगा? अब मान लीजिए हमने कहा आईफोन आया, फिर आईफोन के बाद कुछ और आएगा, फिर उसके बाद कुछ और आएगा, फिर हमारे लालसा कभी खत्म नहीं होती। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा आ रहा है तो आपकी भूख कभी भी शांत नहीं होगा। तो अधिक से अधिक अब और चाहिए, अब और चाहिए, अब और चाहिए, और के लिए अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छी चीज़ की हम क्या करते हैं, उम्मीद करते रहते हैं जीवन में। तो जिससे क्या होगा, जो बालक की रचनात्मक और सृजनात्मकता, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी रचनात्मकता की बात करते हैं, तो उनमें सभी में क्या होती है, वृद्धि हो रही है। आज की तिथि में ज्ञान के आदान प्रदान और एवं निर्माण की प्रतिक्रिया को अगर हम देखें तो साथ साथ तकनीकी विकास के फलस्वरूप में भी परिवर्तन आ रहा है। तकनीक में भी कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो रही हैं, और इन परिवर्तनों को हम निम्नलिखित तालिकाओं द्वारा समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ तालिका यहाँ पर नीचे बनी होंगी, देखिए क्या है यहाँ पर। देखो ये कहता है कि व्यवहारवाद की अगर हम बात करते हैं, व्यवहारवाद क्या होता है? व्यवहारवाद में छात्र उद्दीपन, जो छात्र को मद्देनजर रखते हैं, छात्र को हमने क्या केंद्र बिंदु रखा है, उसको अनुक्रिया से जोड़ते हैं। उद्दीपन क्या होता है? हम कहते हैं कि मान लीजिए आपने अगर कॉलेज लाइफ में अगर कोई प्रैक्टिकल अगर उद्दीपक और उद्दीपन की बात करते हैं, जहाँ से हम एक करंट को दूसरे करंट में हम फ्लो करते हैं, तो अगली जगह वो क्या करते हैं, उद्दीपन वाला मतलब ये सोचिए कि थोड़ा सा अब हम कहते हैं, आपने वो देखा होगा कि बिल्ली एक बॉक्स में हमने बिल्ली को बंद किया है, ठीक है, एक हमने लीवर रखा है, जब लीवर दबाती है तो बिल्ली उसको खाना दिया जाता है, तो वो देखा है आपने, पढ़ा है? जी सर, ट्रायल एंड एरर यस। थ्योरी है हाँ, थॉर्नडाइक की। थंडार्क की जो थी, उद्दीपन की बात करते हैं, तो उद्दीपन क्या होता है, हम उसमें चीजें सीखता है, वो क्या कहते हैं, वो क्रिएटिविटी पैदा स्टिमुलस, होती जो है। स्टिमुलस अब देते हैं। इसमें भी क्या करता है, छात्र को हमने क्या उद्दीपक के रूप में अनुक्रिया से जोड़ते हैं, जिससे कि वो क्या कहते हैं, नया व्यवहार उत्पन्न होता है उसमें। जैसे हमने कहा था लीवर दबाती है तो बिल्ली क्या होता है, उसको खाना मिलता है। वो जब मान लीजिए जब वो घंटी बजती है तो बिल्ली को ये पता चल जाता है कि अब कहीं ना कहीं मुझे भोजन मिलने वाला है। पहले अगर हम बिल्ली को अगर हम बंद करते हैं तो वो क्या करती है, हाथ पैर मारती है, हाथ पैर में बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो अंततः थक जाती है। फिर वो देखती है कि क्या चीज़ें हो रही, समझती है। तो इसी तरीके से छात्र को भी क्या किया गया था, व्यवहार में छात्र क्या उद्दीपन को अनुक्रिया से जोड़ता है, जिससे कि उसका क्या होता है, नया व्यवहार उत्पन्न होता है, और जिसके प्रारंभ में अधिगम निष्क्रिय होता है, और जो उद्दीपक देकर अनुक्रिया करता है और प्रारंभ में कोरी स्लेट की भांति होता है। देखिए हमने कहा था कि पहले क्या होता है, जैसे कि हमने चाहे वो पिंजरे में हमने कबूतर रखा हो या फिर हमने बिल्ली रखी हो, तो बिल्ली क्या होता है, पहले ब्लाइंड होती है, वो क्या करूँ क्या नहीं करूँ उसको समझ नहीं आता। वो क्या करती है, अपने हाथ पैर मारती है दीवारों पर, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती है। जब वो शांत हो जाती है, वो क्या होता है, एकदम ब्लाइंड होती है। जब उसको कहीं से एक उद्दीपक मतलब कहीं से रोशनी दिखाई देती है, तो वो उसकी तरफ बड़ी ही ध्यानपूर्वक देखती है कि क्या चीज़ें हो रही है। तो फिर लास्ट में जब उसको भूख लगती है तो इधर उधर हाथ मारती है, तो एक हाथ उसका उस लीवर पर पड़ जाता है, तो वो क्या होता है, उससे खाना गिरता है, उसको मिलता है। फिर वो बार बार उसी उद्दीपन को करती है, तो उसको जब भी भूख लगे वो लीवर दबाए तो उसको खाना मिल जाए। तो उसी तरीके से क्या होता है, जो बच्चा होता है, जब उद्दीपक को हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो एक कोरी स्लेट की तरह होता है, एक सफेद पन्ने की तरह होता है, जिसमें वो क्या करता है, व्यवहार पुनर्बलन और अनुशासन को प्रभावित करता है। तो उससे इसकी शुरुआत होती है। तो याद रखिए, अब पहला यह है, याद रखिएगा, ए व्यवहारवाद के अंतर्गत क्या होता है, और संज्ञानात्मकवाद की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, तो ये जो रचनात्मक चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा व्यवहारवाद क्या है, संज्ञानात्मकवाद क्या है, और साथ ही रचनात्मकवाद क्या है। ठीक है, रचनावाद क्या है। अब देखिए संज्ञानवाद की अगर बात करते हैं, इसके द्वारा सभी अधिगम व्यवहारों को प्रेरित करने से नहीं होते हैं। हम कहते हैं कि व्यवहार अधिगम, हम कहते हैं कि शिक्षा की वो चीज़ें हम जहाँ पर सीखने की बात करते हैं, तो वो व्यवहार को परिवर्तन करने से नहीं होता है, कहता है ये संज्ञानात्मकवाद कहता है क्या ना, संज्ञानात्मक जो वाद है, ये कहता है कि भैया, तो जो भी हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो वो व्यवहार में जो परिवर्तन करने से नहीं होता है, नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, छात्र अधिगम जो जब सीखता है, जो करके सीखने की बात कर रहे हैं, तो वो जब उस प्रतिक्रिया में जब वो
भाग लेता है, जब सहभागी होता है, तो छात्र का मस्तिष्क से क्या होता है, कहीं ना कहीं एक जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का जो पीसीयू होता है, सीपीयू के माध्यम से उसका कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह वो क्या करता है, कार्य करता है। जब हम आपके जब आपका डेस्कटॉप है, आपका मॉनिटर है, जब सीपीयू को जब ऑन करोगे तब जाके कुछ हलचलें होंगी, तब जाके वो ऑन होगा, फिर जाके आपके चलचित्र आएंगे, तब उसकी मशीन स्टार्ट होगी। तो उसी तरीके से क्या है, छात्र का भी जो मशीन है, उसका मस्तिष्क है, कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह वो कार्य करता है। अधिगम करता है मतलब जो सीख कर कर रहा है, जो ठीक है, जो अध्ययन कर रहा है, जो पढ़कर सीख रहा है, जो अध्ययन कर अधिगम करता है, जो सीख रहा है, उसको अधिगम तक होता है। जब तक वो पढ़ रहा है तब तक होता है, जब शिक्षक सूचनाओं को विद्यार्थी के साथ संगठित रूप में प्रस्तुत करता है। जब क्या करता है, जो शिक्षक होता है, शिक्षक जब तक क्या करता है, छात्र को क्या करता है, जो सूचनाएं होते हैं उसको संगठित रूप में प्रस्तुत करता है। शिक्षण अधिगम, जो पढ़ा रहे हैं उसको क्या करता है, प्रतिक्रिया में छात्र एवं शिक्षक के समन्वय से व्यवहार, जो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन है। देखिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बनाने की बात कर रहे हैं कि शिक्षक और छात्र के बीच किस प्रकार से लर्निंग के फॉर्मेटों में किस प्रकार से उसमें आपस में क्या समन्वय की स्थापित कर रहे हैं। अगर मैं टीचर को समझ गया, टीचर मुझे समझ गया, तो हम दोनों के बीच क्या है, अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, हम पढ़ाई में हमारा अच्छा मन लगेगा और हम शानदार तरीके से जो हमारे उद्दीपक है, जो हम समन्वय का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच कैसा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, समन्वय यही होगा ना कि कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है। अगर जब हमारे दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है तो हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होना निश्चित रूप में है। ठीक है, अब आप मान लीजिए दो पल के लिए, जैसे इंदू जी हमारी जुड़ी थी, पहले दिन क्लास थी, तो उसी दिन उन्होंने इसकी सदस्यता भी ले ली थी कि भैया हाँ कि इस क्लास, तो कहीं ना कहीं हमारे और उनके व्यवहार, कहीं जब क्या होता है, दो व्यक्तियों की जब आपस में व्यवहार मिलते हैं तभी जाके चीज़ें सफल हो पाती हैं, अन्यथा नहीं हो पाती हैं। तो इसी तरीके से ये हुआ। अब यहाँ पर रचनावाद की अगर बात करते हैं, रचनावाद क्या होता है, इस सिद्धांत में अधिगम करता, जो पढ़ा रहा है वो स्वयं ज्ञान का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो दो पल के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अधिगम करता हूँ, मैं स्वयं ज्ञान का क्या करता हूँ, उत्सर्जन कर रहा हूँ, तथा स्वयं के व्यक्तिगत अनुभवों और अंतः क्रिया द्वारा ज्ञान का निर्माण कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कोई चीज़ें ऐसे मैं नई चीज़ें बता दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो क्या करता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण भी होता है। अधिगम करता एवं सक्रिय भागी के रूप में क्या होता है, सहभागी के रूप में शिक्षक एक क्या होता है, सुविधा प्रदाता का कार्य करता है। देखिए शिक्षक क्या होता है, एक ऐसे क्या होता है, एक ऐसा मशीन के तौर पे होता है, या मशीन के तौर पे लेके चले, जो आपको आपकी सुविधाओं के अनुसार चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें शिक्षक दे रहा है। ठीक है, शिक्षक एक क्या है, सुविधा प्रदाता के रूप में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। जो आपको जो चीज़ आपकी सुविधा के अनुसार आपको लगता है कि ये चीज़ें कठिन है तो इसको और सरलता ये से करना चाहिए, तो वो सरल करने की कोशिश करेगा। आपको लगता है ये और ज़्यादा टफ हो रहा है तो वो और बेहतर करने की कोशिश करेगा, और शानदार तरीके से समझाने की कोशिश। यह रचनावाद का उपयोग तब होगा जब अधिगमकर्ता का नियंत्रण अधिगम परिस्थितियों पर हो। अब मान लीजिए जब जो टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, जब उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर जो टीचर है उसका क्या हो, पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो, जब उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर नियंत्रण किसका होना चाहिए, टीचर का होगा। जब टीचर का नियंत्रण अधिक होगा तो अधिगम जो परिस्थितियां होंगी वो कैसी होंगी, बताइए, बेहतर होंगी ना। तो जी बेहतर होंगी, सर। तो जैसे हम कहते हैं परियोजना विधि होती है, परियोजना की विधि से हम पढ़ाते हैं, समस्या समाधान के द्वारा सीखना होता है। ठीक है, और जब हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम कहें, जैसे लर्निंग की अगर बात करें, क्योंकि अधिगम करता जब इस प्रकार की जो गतिविधियों में व्यस्त होते हैं, तो टीचर और जो छात्र है, तो जब इस तरीके से शिक्षण कार्य में या इस गतिविधियों में जब वो पूरी तरीके से व्यस्त होते हैं, तो वो समस्या के महत्व को समझाने में सक्षम होते हैं। अब मान लीजिए मुझे समस्या का समाधान ही नहीं आ रहा है, क्या मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा? मैं खुद की समस्याओं से उलझा पड़ा हूं, मैं अपनी समस्याएं सुलझा नहीं पा रहा हूं, क्या मैं आपकी समस्याओं को सुलझा पाऊंगा? जी जब नहीं। मैं अपनी समस्याएं सुलझा पा रहा हूँ, अगर मैं वो चीज़ें फेस कर चुका हूँ, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रवक्ता संवर्ग की मैं तैयारी मैंने निकाला है, मैं वो 2 बार निकाला है, या फिर तब जाके मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये कहता है कि जब टीचर क्या करेगा, किसी सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझेगा, बूझेगा, और वो जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने की उसके अंदर क्षमता होगी, तो वो
फिर बच्चा क्या होगा, जो शिक्षण कार्य हो रहा है तो शिक्षण कार्य बहुत शानदार होगा, समस्या का समाधान होगा और समस्या के महत्व को समझने में वो क्या होगा, सक्षम होगा। और साथ ही ज्ञान की जो संरचना है, जो संरचना को क्या कहता है, अपने अनुभव, जो मेरे अनुभव है, मान लीजिए मुझे परीक्षा का अनुभव है, मैं परीक्षा कैसे देनी चाहिए, किस तरीके से आपको परीक्षा देने से पूर्व क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कितने दिन क्या रणनीति बनानी चाहिए, जब मैं अपने अनुभव आपको साझा करूंगा, मुझे लगता है कि मेरे अनुभवों से कहीं ना कहीं आपको भी लाभप्रद होगा। तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करके आप भी क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। जी जी सर। सर। सोनू जी समझ में आ रहा है? जी सर। सोनू, सोनू आवाज आ रही है? सो गए हो? लगता है सो गए। चलिए यहाँ पर देखिए। सर एक, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, जैसे ये व्यवहारवाद हम्म। था, इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे उसमें आपने ट्रायल एंड एरर वाला हम्म। समझाया था, कि जिस तरह से हम भी तभी पढ़ने के लिए बैठते हैं जब हमें पता है एग्जाम पास में आ गया है, और फिर हम ढूंढना शुरू कर देते हैं कि इसको पकड़े, कोई चीज मिल जाती है तो हम फिर पढ़ना शुरू करते बिल्कुल हैं। सही है। और जो सेकंड था कॉग्निटिविज्म वाला, संज्ञानवाद, कि जब हमें कोई गुरु मिल जाता है तो वो हमें अपना, जैसे आप हमें अपने नोट्स शेयर कर रहे हो, हमें समझा रहे हो, तो हमें वो चीजें जल्दी से कैच कर रहे हैं अब हम बिल्कुल। लोग। और जो थर्ड था, उसमें है जैसे असाइनमेंट दे देते हैं हम बच्चों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कि आप इस चीज के ऊपर नोट्स बनाओ और मैं आपको हेल्प करूंगा एज ए फैसिलिटेटर, मीन्स एक रिसोर्स पर्सन की तरह, कि कहाँ से क्या चीज उठानी है। जैसे आपने अभी हमें बुक का नाम बताया, कि जो आपने वो एजुकेशनल तकनीकी की बताई, डीएलएड वाली, तो इससे आप पढ़ो तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इस एग्जाम्पल से याद कर सकते बिल्कुल हैं, ये मेरा बिल्कुल एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है ये? बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी ठीक है। सर। जितना अब देखिए, आपने जी जिस सर। तरीके से हमारा बेसिकली जो फंडामेंटल क्या है, हमारा फंडामेंटल ये हाँ है ठीक कि है। हम किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं, अपने व्यवहार में उन चीज़ों को ला रहे हैं। अंततः हमारा उद्देश्य क्या है बेटा? जी, ज्ञान का सृजन करना है। अपने व्यवहार में अभी परिवर्तन लाना हाँ, है। ज्ञान का सृजन करना हाँ। ही है ना, और ज्ञान को बेहतर करना है। अब यहाँ जी पर क्या सर। कह रहा है, ये देखिए, ये कहता है कि वे समस्याओं के महत्व समझने में सक्षम होते हैं और ज्ञान की संरचना के अनुभव के आधार पर करते हैं। तो बेसिकली हमने जो बात कहा कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो अधिगमकर्ता का स्थान मुख्य होता है, शिक्षक की सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। इसमें विभिन्न जितने भी शिक्षण सहायक सामग्रियों की हमने बात करी, जो विधियां होती हैं, हम अभी जितनी भी हमने विधियों पे अभी चर्चा करी थी, और शिक्षण और प्रशिक्षण को सरल और रुचिकर बनाने में प्रभावशाली होता है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। देखिए, अब गतिविधि एक्टिविटी क्या हो सकती है? अब एक्टिविटी क्या हो सकती है बेटा, बताओ। सर एक्टिविटीज तो थ्रू हम जैसे बच्चों को सिखाते हैं, या मैं अभी अपनी अपनी हम बात करें कि आप बोलेंगे कि इसको जरा समझाइए अपने उसमें, तो हमारा ये रोल प्ले एक्टिविटी होगी अभी, या डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं हम। हम्म, चलिए ठीक है। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत सारी एक्टिविटीज है सर वैसे हम्म, तो। अब यहाँ पर हम जब गतिविधियों की एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो शैक्षिक तकनीकी की बात करते हैं। हमने कहा कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन की अगर हम कहें तो उसके विभिन्न आपको क्या मिलेंगे, फॉर्मेट देखने को मिलेंगे, उसके अलग अलग टेक्नोलॉजी हमें देखने को जी। मिलेंगे। टेक्नोलॉजी किसके अंदर दिखते हैं? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिखते हैं, प्रकृति अगर हम कहें, जो प्रकृति विज्ञान के अंदर में विज्ञान। व्यवहारिक विज्ञान के अंदर देखेंगे। जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम यूज कर हम्म। रहे हैं, जिनका हम कर सकते हैं, सभी तकनीकी की जब हम बात करते हैं उनका प्रयोग करके शैक्षिक प्रतिक्रिया को क्या कहता है, सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती है। हम शिक्षा को क्या, हमारा बेसिकली फंडा क्या है, हम जो ये चीज़ें पढ़ रहे हैं बेसिकली क्या है, जो हम तकनीक का माध्यम की जब हम बात करते हैं, शिक्षा को बेहतर से बेहतर सरल वे में आपके सामने प्रेजेंट करना है। यही तो है इसका अर्थ, कि जी यहाँ सर। पर देखो ये कहता है कि हमने जैसे हमने कहा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गए, या फिर आपके जो आपके नेचर साइंस की बात कर रहे हैं, तो ये आपके जो व्यवहारिक साइंस है, या फिर कहें जो भी एक्स वाई जेड जितने भी तकनीकी हैं, तो उनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, शैक्षिक प्रतिक्रिया को सुदृढ़ और शानदार बनाने की बात करते हैं, तो उसका प्रयास करती है। या फिर हम कहें कक्षा, यदि यह कक्षागत शिक्षण को भी व्यवस्थित करने में
व्यतीत करने के साथ साथ विद्यालय के वातावरण, प्रशासन और अन्य प्रतिक्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे हम किसी भी जगह रहें, चाहे हम किसी स्थान से ट्रैवलिंग कर रहे हों, घूम रहे हों, या कहीं पर जा रहे हैं, तो कहीं पर एक्सवाइजेड कुछ भी है, तो हर क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी को अचीव कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे हैं। अगर आप नेचर के साथ समन्वय बना के चले, जी तो नेचर से भी हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी जी तकनीक का सर। यूज़ कर रहे हैं, तो किसी न किसी फॉर्मेट में हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ये चीज़ें हम अगर नेचर को एग्जाम्पल लेके बच्चों को समझाते हैं, तो वो भी हम एक तकनीक है, तकनीक के माध्यम से, है ना। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जी शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग करना वर्तमान में महत्वपूर्ण आवश्यक है। हमने अगर हम देखें जो आज के परिदृश्य है, अगर हम वर्तमान समय के परिदृश्य को अगर देखें, तो वर्तमान समय का परिदृश्य क्या कहता है? ये वर्तमान समय का परिदृश्य कहता है कि जो शिक्षा का व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार करना और शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग करके वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी गई। आज आज क्या अब हम आज क्या हमारी जो नीड आवश्यकता है, जो क्या है, कंप्यूटर है, हमारे सोशल मीडिया आज क्या है, हमारी नीड आवश्यकता है, नहीं है। जी उसके बिना हम दो जी पल के लिए सर्वाइव भी नहीं करेंगे। अगर हम गैजेट का यूज़ ना करें, हम हमें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, मान लीजिए आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके बच्चे के स्कूल में छुट्टी है, या कहीं पर कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है, बस पंचर होगी या कुछ ऐसी चीज़ें होगी, तो हमें किसके माध्यम से पता चलता? मान लीजिए दो पल के लिए जो मारचूला में बस गिरी थी, तो उसका इतनी जल्दी हमारे सामने प्रसारण कैसे हुआ? तकनीक के माध्यम सोशल तकनीक मीडिया के के थ्रू माध्यम ही से हुआ। सब सोशल हुआ। अगर मीडिया। तकनीक नहीं होती, क्या वहाँ पर जो राहत जी कार्य, जो एनडीआरएफ की टीम हो, जाए पुलिस प्रशासन हो, या जो भी है, तो वहाँ पर वो उस गंतव्य स्थान तक पहुँच पाती? उसको एयर लिफ्ट करके घायलों को जी पहुँचाया जाता है, सही जगहों पर नहीं पहुँचाया जाता। तो आज ये क्या है, अगर एयर लिफ्ट भी हुई है तो तकनीक के माध्यम से हुई। टेक्नोलॉजी आई, हवाई जहाज से वहाँ पर एम्स में शिफ्ट करा, या फिर नज़दीकी हॉस्पिटलों में शिफ्ट करा, तो एम्बुलेंस को हमने करा, हमने मोबाइल के माध्यम से चीज़ों को वो किया। तो आज हमारे पूरे भारत में, अगर यहाँ मार्चुला में अगर गाड़ी गिरी, तो पूरे भारतवर्ष में ये जो न्यूज़ है, हर किसी व्यक्ति विशेष तक पहुँच चुकी थी। तो ये क्या हो, कहीं ना कहीं तकनीक का जो संचार है, संचार के माध्यम से ही तो संभव हो पाया। अगर जी हम सर। कहते हैं G20 सम्मेलन हो रहा है, तो G20 सम्मेलन में उसका शुभंकर क्या है, कौन जीता, कौन हारा? अगर मान लीजिए अगर हम कहते हैं नीरज चोपड़ा ने पिछले जो ओलंपिक में गोल्ड जीता, इस बार उसने ब्रॉन्ज जीता, तो सिल्वर। ये जीता, तो हमें पता चला ना कहीं हमें ये जो सोशल मीडिया हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ों को, करंट जो घटनाक्रम है, जो समसमय की घटनाक्रम है, चाहे वो खेल से है या जो किसी भी क्षेत्र में, तो हमें वो पता चलता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, नहीं है। अब जी सर। तकनीकी जो शैक्षिक तकनीक शब्द, तकनीकी दो शब्दों का क्या है, योग होता है। एक शिक्षा प्लस तकनीक। देखिए अब क्वेश्चन क्या बनेगा, शैक्षिक तकनीक दो शब्दों का योग है, वो दो शब्द कौन कौन से हैं, कभी आता है तो आपको बताएं, शिक्षा और तकनीक। यहाँ हम शैक्षिक तकनीक की आवश्यकता में शिक्षा तकनीक एवं शिक्षा में तकनीकी की द्विपक्षीय व्यवस्था के संयोजन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम कहते हैं, एक तो होता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी बात करते हैं, ठीक है, और एक क्या कह रहे हैं, जो ये कहता है कि शिक्षा में तकनीक, तो हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी बात करें। हम अगर हम टेक्नोलॉजी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी बात करें, तो एक ही चीज़ को हमने दो तरीके से इसको रखा। अभी कहता है कि दो दो पक्षी, दो तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं, दो तरीके से इसको समझने की प्रयत्न करते हैं। तो ये क्या है, ये ये द्विपक्षीय व्यवस्था के संयोजन को समझते हैं, या फिर तकनीक, शिक्षा की तकनीक वह क्षेत्र है जिसमें शिक्षा सिद्धांतों एवं उनके मूल्य तत्वों का अध्ययन और अनुदेशन से संबंधित अवधारणाएं एवं पद्धति को शामिल किया जाता है। ये समझ गए ना। अब ये देखिए, हमने किसकी बात करी, शिक्षा की तकनीक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा की यहाँ पर देखिए ये तकनीकी। शब्द लिखा है, देखो, शिक्षा की तकनीक की वह क्षेत्र होता है जिसमें सिद्धांत एवं मूल्य तत्वों का अध्ययन और अनुदेशन और शरीर संबंधी अवधारणा एवं पद्धति को सम्मिलित किया जाता है। जबकि हम कहते हैं कि शिक्षा में तकनीकी की बात करें, शिक्षा में तकनीकी की बात करते हैं, तो इसके तहत क्या, दृश्य
श्रवण दृश्य उपकरणों का बात करें, श्रवण जिसको हम सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, उपकरण होते हैं, कंप्यूटर हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, इत्यादि प्रचार प्रसार के संसाधनों का हम प्रयोग करते नहीं करते हैं, ये बताइए। जी अब जी मान सर। सर। लीजिए आपकी जो किताब है, किताब भी क्या है, दृश्य कला के रूप में, दृश्य के दृश्य। रूप में देखें। अब श्रवण और दृश्य क्या होगा, जहां पर आप सुन भी सक रहे हो, देख भी सक रहे हो। अगर हम रेडियो के माध्यम से कोई जी चीज सर। प्रसारित हो रहा है तो वो जिस क्या होगा, वो श्रवण शिक्षण होगा, श्रवण। श्रव्य श्रव्य, होगा, सुनने सुनने वाला वाला। होगा। ठीक है। और जी। टेलीविजन के जी। माध्यम से ये दोनों चीजें होंगी आपके सामने, होंगी ना। श्रव्य हाँ और जी। अभी आपके दृश्य और सामने श्रव्य क्या चल रहा दोनों। है, मेरे को जी बताओ। सर। श्रव्य और अभी तो दृश्य। ऑडियो विजुअल दोनों चल ठीक रहे है हैं। ना, ऑडियो और वीडियो दोनों चले हैं। तो ये देखिए आपके सामने दोनों चीजें जी अभी सर। चले। तो ये जो माध्यम होगा, ये माध्यम कौन सा होगा, अभी हम कौन किस माध्यम से पढ़ रहे हैं। श्रव्य और दृश्य नहीं, दोनों। मैंने ये कह रहा हूँ कि हम जो अभी जिस चीज पे अध्ययन कर रहे हैं वो तो ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं शिक्षा में तकनीकी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। हाँ। शिक्षा में ठीक तकनीकी। है, ये याद रखिएगा, शिक्षा में तकनीकी की हम बात कर रहे हैं। अब याद रखिएगा, अब हम ये नहीं कह जी रहे हैं जी। कि तकनीकी में शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा में तकनीकी की बात करते हैं। तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, दो पक्षों में इसे विभाजित किया, शिक्षा की तकनीक और शिक्षा में तकनीकी की बात करें, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम कहें कान उल्टा पकड़ो या सुल्टा जी। पकड़ो, दोनों एक ही चीज़ है, मगर उसको दो तरीके से विभाजित कर दिया गया। तो ये चाहे वो टेलीविजन हो या चाहे दूरसंचार के माध्यम से प्रयोग किया, इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी का बहुत क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है। स्पर्श स्थूल शैक्षिक प्रतिक्रियाओं से लेकर अत्यंत ही सूक्ष्म और सहभागी एवं क्या आता है, ये क्या है, जो दार्शनिक प्रतिक्रियाओं में शैक्षिक तकनीक का क्षेत्र फैला हुआ है। तो बेशक लेकर हम देखें, इसका क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। तो ये चीज़ें समझ गए होंगे आप। अब जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो ये चीज़ें भी आपके समझ में आ जाएंगी, जैसे शैक्षिक तकनीकी के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो उनका निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, जो शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया का विश्लेषण कैसे किया जाता है, व्यू रचना और युक्त संरचना किस तरीके से होती हैं, सभ्य सामग्रियों का चयन किस प्रकार से किया जाता है, उनका उत्पादन किस प्रकार से किया, शैक्षिक नियोजन का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, नियोजन किस तरीके से होता है, और सामान्य व्यवस्था में परीक्षण और अनुदेशन क्या होता है। तो शिक्षा प्रशिक्षण, उनको टीचर ट्रेनिंग किस तरीके से दिया जाता है। हम देखिए आज के डेट में अगर हम कहें, शिक्षकों को जो तकनीकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों उपकरणों का क्या करते हैं, प्रशिक्षण देते। क्यों देते हैं कि शिक्षक इन चीज़ों को सीखकर बच्चे को तकनीकी के क्षेत्र में जोड़ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं आपके अगर प्रणाली उपगम की अगर हम बात करते हैं, यूज ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो ये तमाम क्या है, अप्रूव। तो क्या ये चीज़ क्या, अब देखिए यहाँ पर पृष्ठपोषक में सहायक होता है। ठीक है, हम किस प्रकार से फीडबैक दे सकते हैं, पाठ्यक्रम की अगर सिलेबस की अगर डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, तो मशीनों और जनसंपर्क के माध्यम से उपयोग किस प्रकार से, ये अगर हम समझें तो ये देखिए यहाँ पर एक नोट यहाँ पर दिया हुआ है। ये कहता है कि गतिविधियाँ देखिए, कक्षा को समूह और विभाजित करके प्रत्येक समूह को शैक्षिक तकनीक का एक क्षेत्र देकर समुचित चर्चा करवाएं और प्रत्येक समूह को से प्रस्तुत। देखिए हमने जैसे कि अभी आपने कहा था कि हम बच्चों को कुछ ऐसे टारगेट सेट कर दें या उनको कुछ ऐसे असाइनमेंट दे दें, कुछ ऐसे समूह में बांट दें। हमने कहते हैं कि कोई एक आप किसी एक चीज़ पर क्या करें, कुछ चीज़ें बना के लाइएगा, और वो तकनीक के मान लें हमने कहा कि कोई आप एक मॉडल बना के लाइए, या फिर कोई ऐसी पीपीटी बना के लाइए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना के लाइए जो आप हमारे सामने उसको प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करोगे, तो बच्चे के अंदर क्या हुई, ये क्यूरियोसिटी जागी। वो चीज़ें चाहे वो कंप्यूटर में प्रोजेक्टर की बात करें, ये जी तकनीकी संसाधन का तो प्रयोग करेगा ना वो। जब वो जी तकनीकी सर। संसाधन का प्रयोग करेगा, जब वो पीपीटी बना लेगा, तो हम क्या कहेंगे, वो कुशल तकनीक या कुशलता के साथ करते, तो हम ये समझ जाएंगे कि उसे तकनीकी शिक्षा का ज्ञान हो चुका है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि शैक्षिक तकनीक की आवश्यकता है, उपयोग क्यों है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, उपयोग क्या है, हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो ये तमाम आपको पता होगा। ठीक है ना। तो अब कुछ ऐतिहासिक जी महत्व यहाँ पर दिए हैं हमें, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो बेसिकली मैं इस बुक को आपको शेयर कर दूंगा, तो ये बुक आपको इस बुक को पढ़ लेना। ठीक है। जो बेसिकली जो फंडामेंटल है वो सारी चीज़ें हमने जी सर। आपको बता दी है। ठीक है ना बेटा, जी सर। जी सर। इतना सफिशिएंट है।